कुछ आज फर्स्ट क्लास है ना, तो हमारा माइनर है फिजिक्स, मेजर मैथमेटिक्स। एक क्लास हम लोग शुरू किए थे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, है ना, जिसमें हमने बताया था कि जो पहला चैप्टर है वो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ट्वेल्थ में, कैलकुलस। तो उसी का इंट्रोडक्टरी बात बताए थे कि कैलकुलस क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों है। कोई हेडिंग लिखा है, वाई कैलकुलस इज नीडेड, कैलकुलस की क्यों आवश्यकता। तो हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था और दो क्वेश्चन, एक सॉल्व किया था आप लोगों ने और दूसरा सॉल्व नहीं हुआ, जहाँ से आज तक। एक्चुअली हमने बताया था कि कैलकुलस का जो शुरुआत है उसको बंद कर दो, इतना जरूरत है उसको ठीक दे दो। आवाज तुम भी यहाँ आके बैठ जाओ, हवा लगेगा। और उसको बंद कर दो। हाँ, हो गया, बंद हो गया। तो हमने बताया था कि एक्चुअली कैलकुलस का जो शुरुआत हुआ वह न्यूटन के द्वारा हुआ। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में भी, हाई स्कूल लेवल में। तो उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के देने के बाद कुछ खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने महसूस किया कि जो डायरेक्ट उनका लॉ है उससे वह प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकती, कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक चाहिए उस समय तक वह डेवलप नहीं था, उस समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। तो न्यूटन ने वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्वयं टेक्निक डेवलप की, और जो उसने टेक्निक टेक्निक डेवलप किया दैट इज कैलकुलस, वहीं से कैलकुलस का शुरुआत। और क्यों इसकी आवश्यकता है ये समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम हमने लिखा था हम उसको दोहरा के लिखते हैं, जो ये कुछ तुम भी लगता है पिछले क्लास में नहीं था ना, तुम्हारा पहले एक और था वो अभी नहीं, तीन। तो जो पहले थे उनको तो लिखा हुआ होगा, जो नहीं थे वह नोट कर लीजिए। तो इसको बनाओ, पॉइंट मास m is at a distance
from one of the ends of a thin uniform rod mass m length as shown in find gravitational force due to देखिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक थीन यूनिफॉर्म रॉड ये भी जो आप फिगर में देख रहे हैं यह एक रॉड है मान लो स्पेन ही के जैसा। अब एक बात है कि यह यूनिफॉर्म नहीं, जैसे यहाँ पतला है यहाँ मोटा है फिर यहाँ पतला है, ऐसा नहीं है। हर एक जगह इसकी मोटाई समान यूनिफॉर्म का मतलब है, ठीक है। पतला भी है और इस रॉड का जो मास है वो है कैपिटल एम और इसका जो लेंथ है वो है एल। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके एक किनारे से, जैसे फिगर में दिखाया हुआ ए से, है ना, इससे डी दूरी पर एक पॉइंट मास मीन्स पार्टिकल, डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट, छोटा सा पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल एम, वह ए से कितना दूरी पर है, डी दूरी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रॉड के कारण इस पर जो ग्रेविटेशन का फोर्स काम करेगा उसका मान निकालो, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट। एक्चुअली ये जो रॉड है इस पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, यह फोर्स कितना के बराबर होगा ये आपको फाइंड। तो हमने जब पिछले क्लास में ये सवाल लिखा था तो आप लोगों से पूछा था इसका आंसर, लेकिन आप लोगों ने गलत आंसर बताया था। हमने कहा था कि वो सही नहीं है जो आप बता रहे हैं, है ना। कठिनाई कहाँ हो रही है, जैसे अगर याद हो बेस तो तुम दोनों को भी याद होगा कि अगर मान लो कि दो पार्टिकल है, एक का मास m1 और दूसरे का m2 और दोनों के बीच का दूरी है r। तो बताइए इसके बीच जो ग्रेविटेशन का फोर्स काम करता है F, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर F बराबर क्या होगा, तुम लोग बताओ। जी m1 m2 डिवाइडेड बाय होता, यहाँ r का मतलब है दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, है ना, सेपरेशन। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम इसी फॉर्मूला का यूज करें या कहें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उपयोग करें तो कठिनाई कहाँ हो जाएगी ये जरा, है ना।
जैसे अभी आपसे ही हम पूछते हैं, मान लो कि एफ फोर्स है, तो तुम जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो लिखेंगे, तो कांस्टेंट है फॉर्मूला में, m1 टाइम्स m2, m2 m1 m2 का प्रोडक्ट, m1 के जगह पर क्या है, कैपिटल है, m2 के जगह पर क्या है, स्मॉल है। तो आप ये भी लिख लेंगे m इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब है इसके और इसके बीच का दूरी, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए आर के जगह पर क्या लिखें, इसका लंबाई एल है या दूरी डी है, तो आर के जगह पर हमको क्या लिखना है, एल प्लस डी। इसने कहा एल प्लस डी का होल, मैंने आर के जगह पर एल प्लस डी लिखना चाहिए। आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप भी वही कहते हैं, लेकिन ये आपने सही नहीं कहा। आप स्वयं समझ सकते हैं गलत कैसे हो रहा है। जब आप कहते हैं कि m1 और m2 के बीच का दूरी r है, तो क्या m1 में अपना कोई लंबाई है, m1 क्या है, पार्टिकल, पॉइंट मास। अब पॉइंट का मतलब डायमेंशन ले, जिसमें कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो आप दो पॉइंट के बीच का दूरी बता देते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछे, आप कह रहे हैं कि इसके इसके बीच का दूरी एल प्लस डी, आपने ही कहा। तो एल प्लस डी कहाँ से दूरी है, बी से, बी से ए तक एल और ए से पी तक डी। तो क्या ये सारा का सारा मास कैपिटल एम पॉइंट बी पर सिचुएटेड है क्या, ये मास तो इस लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यहाँ पर बटा हुआ है ना। रॉड का, रॉड तो यहाँ तक है, रॉड के इस किनारे से जब दूरी लेंगे इसका तो वो केवल डी है, और इस किनारे से दूरी लिया तो एल प्लस डी, बीच से लेंगे तो डी प्लस एल बाई टू हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब रॉड के अलग अलग पॉइंट से पी पॉइंट का दूरी अलग अलग। आप उस वहां पर सीधे कह देंगे एल प्लस डी, इसका मतलब आपने ये मान लिया ये सारा का सारा मास बी पॉइंट पर सिचुएटेड है, जो कि है नहीं। ये मास तो इस पूरे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि व्हाट विल बी आर, आर होगा कितना, ये डायरेक्ट बोला ही नहीं जा सकता है। और यही समस्या किसके सामने आया, न्यूटन के सामने, जब उन्होंने अपना लॉ दिया और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा स्वयं उसने, तो उनके पास समस्या खड़ी हुई कि भाई ये इतना तक तो लिख लिया, लेकिन ये क्या लिखें, आर क्या लिखें। आप आर का डायरेक्ट मान बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो यह कैपिटल एम मास है वह कोई पॉइंट मास नहीं है, वो पार्टिकल नहीं है, वो तो एक बॉडी है। और बॉडी के अलग अलग पॉइंट से इसका दूरी अलग अलग, तो आर का एक यूनिक मान, एक और केवल एक मान बोला ही नहीं जा सकता, वो है ही नहीं, है। क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग पॉइंट से उस टेस्ट मास का दूरी अलग है। इसलिए यू कांट से ए पर्टिकुलर वैल्यू, ए यूनिक वैल्यू ऑफ आर। आप आर का एक कोई खास मान नहीं बता सकते, वो है ही नहीं तो बता कहां से, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्यूशन में वो सब चीज तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, we do not have a unique value of, यूनिक का मतलब एक और केवल एक, आर का कोई यूनिक मान नहीं,
एक और केवल एक मान नहीं, बल्कि आर का जो मान है वो आप इतना कह सकते हैं कि इस पॉइंट मास का रॉड से कम दूरी डी है, मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है, एल प्लस डी। आप ये बोल सकते हैं कि पॉइंट मास का दूरी हमारे रॉड से डी से लेकर एल प्लस डी तक वैरी करता है, कंटिन्यूअसली बदलता है। कम से कम दूरी क्या है, बोलो, डी, और ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या है, एल प्लस डी। इस बीच में अलग अलग पॉइंट से उसका दूरी अलग है, इसलिए आर इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट कांस्टेंट, बल्कि यह कंटिन्यूअसली बदल रहा है डी से बढ़ते बढ़ते एल प्लस डी तक, है ना। यहाँ पर डी लेस और इक्वल टू आर एंड दिस इज लेस और इक्वल टू एल प्लस डी। आर से छोटा या अधिक से उसके बराबर है, और यह आर एल प्लस डी से छोटा या उसके बराबर है, उस ये लिमिट हो गया इसका। इसका मतलब इस डी को आप कहेंगे कि डी बराबर क्या है, तो आर का मिनिमम मान, आर मिनिमम लिख दिया, और एल प्लस डी क्या है, बोलो, ये आर का मैक्सिमम मान है। और आर जो हमारा है वह इसी मिनिमम और मैक्सिमम, दैट इज डी और एल प्लस डी के बीच में कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, लगातार बदलता चलता है। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशन के फोर्स को निकालने का न्यूटोनियन फॉर्मूला है, दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप उसका उपयोग डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं कर सकते। और हमने कहा कि यही समस्या खड़ा हुआ किसके सामने, न्यूटन के सामने। तो उन्होंने इसका समाधान भी ढूंढा, क्योंकि उस समय तक जो मैथमेटिक्स था उसमें ऐसा कोई टेक्निक डेवलप नहीं था कि समस्या का समाधान कर पावे। तो न्यूटन ने स्वयं वैसा मैथमेटिक्स डेवलप किया, और उसी का नाम कैलकुलस है, वहीं से शुरुआत हुआ। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, अब तब पढ़ते हैं इंटीग्रल, सब पढ़ा होगा। लेकिन खोज पहले इंटीग्रल कैलकुलस का, न्यूटन खोज पहले किसका हुआ, इंटीग्रल का ही हुआ, और तब डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। प्रोसेस इंटीग्रेशन ही पहले आया कैलकुलस के, तब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस बात को जरा ध्यान से, एक बात बोलो, जैसे यह पेन है, रॉड को पेन समझो, हम इसको पतले 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 स्लाइस में काट दें, जैसे एक ब्लेड बैठाएंगे इतना काट के एकदम पतला सा टुकड़ा निकाल, फिर ब्लेड को उसके थोड़ा आगे बैठाएंगे, फिर दूसरा टुकड़ा काट के निकाल, तो अब फिर उस सारे टुकड़े को फेविकोल से जोड़ देंगे तो पेन बन जाएगी कि नहीं है। इसका क्या मतलब, कि ये पेन समझा जा सकता है कि ये पतले पतले स्ट्रिप से बना हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं, नहीं, पतले पतले स्ट्रिप से, या उसको एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट मतलब केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, छोटे टुकड़े को एलिमेंट कहते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पेन है ये छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ, है ना। और उस अलग अलग टुकड़े से उस एम, स्मॉल एम मास का दूरी अलग है, ऐसा तो समझा जा सकता है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एकदम पतला एक एलिमेंट कंसीडर, इस रॉड का एक एलिमेंट मान, और इस एलिमेंट से जो दूरी है इसका एम मास का, हमने उसको एक्स मान, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट आप कहेंगे कितना बड़ा है, तो आंसर होगा उतना छोटा या उतना पतला है या जितना हम कल्पना कर सकते, मतलब अति सूक्ष्म, बहुत ही पतला, है ना। हमने पिछले क्लास में एक चीज आपसे कहा भी था,
हमने कहा था कि अगर किसी भी राशि के बहुत छोटे से परिवर्तन को लिखना हो, जैसे x कोई राशि है, कोई क्वांटिटी है, और x में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, x थोड़ा सा बढ़ा या थोड़ा सा घटा, तो मैथमेटिक्स में उस छोटे परिवर्तन को लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखते हैं dx। क्या लिखते हैं? dx। dx लिखने का मतलब होता है इनफाइनाइटसाइमल चेंज इन x। x में हुआ अति सूक्ष्म परिवर्तन, है ना? या उसको मैथमेटिक्स के भाषा में कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। कौन सी बोलते हैं? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब बहुत छोटा हिस्सा। तो ध्यान से देखो, अगर P से इस एलिमेंट के इस किनारे का दूरी x है, तो दूसरे किनारे का दूरी, मतलब ये जो इसका जो मोटाई है, हम इसको कहेंगे dx। क्या बोलेंगे? दूसरा चीज नहीं बोल सकते। कोई कहेगा कि हम dz मान लेते हैं, गलत है। क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि ये dx है क्या, तो x में ही हुआ छोटा सा परिवर्तन है। यहाँ तक पहुंचे तो दूरी x हुआ, और यहाँ से यहाँ आए तो छोटा सा बढ़ोतरी हो गया। उस बढ़ोतरी को क्या लिखेंगे तब? dx। अगर आपने इस दूरी को माना होता y, बाय दी वे, तब आप इसको क्या लिखते? तब dy लिखते। अगर आपने इस दूरी को माना होता z, तब आप इसको क्या लिखते? dz। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मीनिंगफुल है, सिंबल वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि dx अपने मन से नहीं लिखा गया, बल्कि इसके आधार पर लिखा गया है कि अगर हम उस डिस्टेंस को x मानते हैं, तो यहाँ तक यदि आएंगे तो x में ही छोटा सा परिवर्तन होगा। मैथमेटिक्स कहता है x के छोटे परिवर्तन को क्या लिखोगे? dx। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, उस एलिमेंट का मोटाई या उसका लेंथ कितना के बराबर? dx के, ऐसा बोला। ठीक है। अब हम आपसे एक बात कि जो एलिमेंट माने हो, मान लो इस पॉइंट को Q कह दें, इस पॉइंट को R। Q राइट साइड है इसका, R लेफ्ट साइड। Q से P का दूरी कितना है बताओ? बोलो। x। यहाँ समझे? Q से इसका दूरी कितना है? x। कहेंगे R से इसका दूरी कितना है? नहीं, R से इसका दूरी कितना है? x प्लस dx। ठीक है। अब x प्लस dx हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये लगभग x से, तो क्यों? क्योंकि dx x के तुलना में नगण्य। जैसे आप याद करिए, कोई भी चीज अपने आप में नगण्य नहीं होता, महत्वहीन नहीं होता, किसी के तुलना में होता है ना। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसका 10 रुपया हो जाएगा, इवन कि 100 रुपया भी मान लो खो गया, क्या वो बहुत दुखी हो जाएगा? उसको क्या लगेगा, मेरा संपत्ति बहुत घट गया? क्यों नहीं सोचेगा ऐसा वो? क्योंकि 1 करोड़ के सामने 100 रुपये का कोई महत्व नहीं। या मान लो किसी व्यक्ति का किसी दूसरे के ऊपर 100 करोड़, 1 करोड़ था, तो जब लौटाया तो 100 रुपया कम दिया, कहा कि भाई देखो 100 रुपया इसमें कम, माइंड करेगा? वो कहेगा नहीं, आप दे दी, 1 करोड़ ही दे दी। ठीक है। लेकिन किसी का 200 रुपया आपके ऊपर है और आप 100 रुपया लौटाइएगा कि यदि 100 रुपया नहीं दे रहे तो क्या करें? ये कैसे हो सकता है ना? हाँ, 200 रुपया है, 50 पैसा नहीं देंगे, मान लेगा। 1 रुपया नहीं देंगे तो मान लेगा। तो देखो, 1 करोड़ के सामने 100 रुपया क्या हुआ? महत्वहीन, उसको नेग्लिजिबल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया उसको। और 200 रुपया के सामने वही 100 रुपया नगण्य नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 1 रुपया महत्वहीन है, 50 पैसा महत्वहीन है। x बहुत बड़ा है किसके तुलना में? dx के तुलना में। तो हम x में जोड़ भी देंगे dx को, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम यही मान लेते हैं कि x से है। बात समझ रहे? 5 kg में 5 ग्राम कम में रहेगा तो हम कहेंगे 5 kg है। अब 5 ग्राम ज्यादा भी रहेगा तो हम कहेंगे 5 kg, है ना? बात वही है। इसलिए
आप इसको डायमेंशन लेस ही समझिए, इसको पॉइंट समझिए, मात्र पॉइंट। तो अब ये है हमारा एलिमेंट, ध्यान से देखो, और ये है हमारा पॉइंट मास, पी पॉइंट। अब पूछेंगे यहां से इसका दूरी कितना है, ये तो आप बोल देंगे ना, एक्स, यूनिक वैल्यू बोल रहे हैं, एक्स दूरी। ई नहीं कहेंगे कि राइट साइड से एक्स है और लेफ्ट साइड से एक्स प्लस डी एक्स है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिर्फ एक्स बोलेंगे, क्योंकि एक्स के सामने डी एक्स का कोई महत्व है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, पूरे रॉड का मास कितना, कैपिटल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आप जो यह छोटा सा टुकड़ा माने रॉड का, इसका मास मानना होगा, तो बोलो एप्रोप्रिएट सिंबल क्या लिखेंगे? डीएम। क्या लिखेंगे? अभी बताया ना कि एक्स का छोटा टुकड़ा लिखना है तो डी एक्स, तो वैसे एम का छोटा टुकड़ा लिखना है तो क्या लिखेंगे? डीएम लिखेंगे। तो हम इसका सिंबल में मास मान लेते हैं डी। अब ये जो डीएम है, ये एकदम पॉइंट मास के तरह है, पार्टिकुले के जैसा है। अब आपसे हम कहेंगे, अच्छा बोलो, डीएम के कारण इस एम पर क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन। यह एलिमेंट इसको कितना फोर्स से खींचेगा, तो इसके द्वारा लगे फोर्स को भी डीएफए लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे। मतलब पूरा रॉड लगा रहा है एफ फोर्स, तो उसका छोटा हिस्सा जो फोर्स लगाएगा उसको क्या लिखेंगे? डीएफ, मतलब छोटा सा फोर्स। पास में रहे। अब डीएफ का मान क्या होगा, वह आप न्यूटन के इस ग्रेविटेशन के लॉ से डायरेक्ट बोल सकते, ये बोला जा सकता है ना। कंसीडर a small element of the rod at a distance x from dx equal to length of the element and dm equal mass of the, हमने क्या किया, इस स्मॉल एम से एक्स दूरी पर इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, है ना? और उस एलिमेंट का लेंथ कहा कितना के बराबर, डी एक्स। लेंथ कहिए चाहे उसका थिकनेस कहिए, मोटाई कहिए, और उसका मास कितना मान लिया, डी, ये सपोज किया है। ठीक है, अब देखो कि डीएम मास जो है वो एक छोटा एलिमेंट है या पार्टिकल के जैसा ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच का यूनिट डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर। तो ग्रेविटेशन का फोर्स इस डीएम के कारण जो इस एम पर लगेगा, वह कितना लगेगा, उसका क्या मान होगा, ये हम डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता सकते हैं, है ना।
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम ड्यू टू द, उस एलिमेंट के कारण उस एम पर, स्मॉल एम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को डीएफ सिंबल से लिखेंगे, ऐसा हमने अभी आपसे कहा था नहीं। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर आप डीएफ का मान बता सकते। जी लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इंटू m2, तो m1 के जगह पर अगर m है तो m2 के जगह पर dm, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दूरी कितना है x, तो डिवाइडेड बाय x, ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखो, आपने जो एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसके कारण इस पर क्या फोर्स लगेगा निकाल लिए। अब ध्यान से सोचो, ये जो हमारा रॉड है वह तो इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है कि नहीं। ऐसा लाखों करोड़ों अरबों एलिमेंट होगा जिससे मिल करके हमारा यह रॉड बना। अब अगर एक काम किया जाए कि सारे एलिमेंट के कारण, जैसे इस एलिमेंट के कारण क्या फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण क्या लगेगा, इसके मतलब हर एक एलिमेंट के कारण इस पर लगने वाला फोर्स उसी फॉर्मूला से निकाल लिया जाए और उसको जोड़ दिया, तो क्या मालूम हो जाएगा कि सब एलिमेंट मिल के कितना फोर्स लगाया। नहीं, और सारे एलिमेंट को जोड़ने से बन क्या जाता है, रॉड। सब एलिमेंट मिल गया, क्या बन गया, रॉड। तो हमको रॉड के कारण अगर फोर्स निकालना है, इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट के कारण लगने वाले फोर्सेस को जोड़ना, तब पूरे रॉड के कारण फोर्स निकलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द रॉड ऑन इट इज, अब इस फोर्स को एफ कहें, ये हो जाएगा समेशन जी एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय, इस सिग्मा का साइन समझते हो कि नहीं, सिग्मा।
अब मान लो कि इसको हम कहते हैं कि देयर आर एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट, तो यहाँ पर लिमिट देना होगा एन का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, इसको जोड़ना होगा। यहीं पर न्यूटन ने कहा कि यहाँ दो तरह की बात होती है जो आपको सीखना भी है। अभी हम केवल इस सवाल को नहीं बना रहे, आपको उसके क्रम में जो बात है उसको सिखा भी रहे हैं। सवाल तो बाद में बनेगा, अभी तो ये कैलकुलस जरूरी क्यों उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने अभी सिग्मा का प्रयोग किया जिसका मतलब होता है समेशन, जोड़ना। यहाँ दो बात ध्यान से, टोटल वैल्यू अगर निकालना है तो समेशन का प्रयोग, इस सिग्मा का प्रयोग कब किया जाए? ठीक है, आंसर है कि अगर जिन चीजों को हम जोड़ रहे हैं उसका मान डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है, लगातार नहीं होता, तब टोटल वैल्यू समेशन से निकलता है। जैसे यहाँ कहेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में टोटल कितना स्टूडेंट है, तो जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, आइडेंटिफाइड है। ये पहला स्टूडेंट है तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, अलग अलग आइडेंटिटी, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। अब आपको हम कहते हैं कि इस डैश का जो मास है यहां से वहां तक, क्या डिस्क्रीट है डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं है। ऐसा है कि यहाँ मास है उसके बाद यही है, तब यहाँ है, तब यहाँ है, ऐसा है क्या? कैसे है? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस चीज को हम जोड़ते हैं वह जो मान है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, या जिस फंक्शन को जोड़ने जा रहे हैं उस फंक्शन का डिस्क्रीट वैल्यू जो होता है और सतत मान होता है। और दूसरा होता है कि हमारे फंक्शन का कंटिन्यूअस मान होता है, लगातार मान होता है। बात सुना रही है? When function has discrete values, अब जिस अंग्रेजी शब्द का हिंदी बाय द वे नहीं जानते हो तो पूछ लेना और उसको ब्रैकेट में या कहीं पर लिख लेना। जैसे डिस्क्रीट का दूसरा वर्ड होता है डिसकंटिन्यूअस, और सतत, लगातार नहीं, है ना। व्हेन फंक्शन हैज डिस्क्रीट वैल्यूज देन टोटल वैल्यू is obtained by summation। अगर आप जिस फंक्शन के सारे मानों को जोड़ने जा रहे हैं, अगर उस फंक्शन का मान डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है, तो उस समय आप जब टोटल वैल्यू निकालिएगा तो किस प्रोसेस को फॉलो करिएगा? समेशन, जोड़ के प्रोसेस, समेशन का उपयोग कर। ये बहुत रिमार्केबल बात है, ये सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए। व्हेन फंक्शन हैज डिस्क्रीट वैल्यूज देन टोटल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ समेशन। समेशन से टोटल वैल्यू निकलेगा। बोलो कब? कब करोगे समेशन? जब फंक्शन का डिस्क्रीट वैल्यू होगा तब समेशन करेंगे। लेकिन यही हम आपसे कहेंगे कि अगर फंक्शन का डिस्क्रीट वैल्यू नहीं बल्कि कंटिन्यूअस वैल्यू है, तब टोटल मान कैसे निकालेंगे? तो ये न्यूटन के इस प्रॉब्लम के पहले किसी को पता नहीं था। न्यूटन ने खोजा कि अगर फंक्शन का कंटिन्यूअस मान है तो उसका टोटल वैल्यू समेशन से नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग समेशन ही होता है, लेकिन फर्क क्या है
फंक्शन जिस पर ऑपरेट करते हैं वो इफ फंक्शन हैज डिस्क्रीट वैल्यूज देन वी फाइंड द टोटल वैल्यू बाय द प्रोसेस ऑफ समेशन। अगर फंक्शन का डिस्क्रीट मान है तो टोटल मान समेशन के द्वारा निकालते हैं। लेकिन अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअसली वैरी करने वाला फंक्शन है, तो उस समय उसका टोटल मान इंटीग्रेशन से समझ में। In case of continuous system, to find total value we use integration। अगर फंक्शन का कंटिन्यूअस मान है तो हम उस समय इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए वास्तव में जब एफ निकालेंगे तो यहाँ यह समेशन का साइन अभी के प्रॉब्लम में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा। तो इतना तो आप लोग इंटीग्रेशन करने भी पहले सीखे हुए, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई एकदम नई बात है। इन दिस केस मैंने अभी के प्रॉब्लम में एफ जब निकालेंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन मालूम होगा, समेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि हमारे रॉड का जो मास है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए। और जी एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम आपसे पूछें कि आप लोग तो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो उस नॉलेज के आधार पर, जैसे यहाँ जी और एम जो है वो कांस्टेंट, आप चाहे तो बाहर भी निकाल के लिख लीजिए। जी एम बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन में लिख दिया डी एम डिवाइडेड बाय एक्स। इसी को आप दूसरा, क्या आप इस इंटीग्रल का वैल्यू बोल सकते हैं अभी, इंटीग्रल डी एम बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखें, लॉग एम, नहीं वो तो नहीं होगा। नहीं। अच्छा बोलो, ऐसा अगर हम लिखें कि डी एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका भी आप इंटीग्रेशन बता ही नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो क्यों, तो तुम्हारा फंक्शन है वाई स्क्वायर या वन बाय वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब तक तुम एक्स को वाई से रिलेट नहीं कर लेते हो, मतलब जब तक डीवाई नहीं ले आते हो, तब तक फॉर्मूला लागू नहीं है ना। तो यहाँ है डी एम, यहाँ है एक्स, दोनों वेरिएबल, इसीलिए अभी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लागू नहीं होने जा रहा। अब कब फॉर्मूला लागू होगा, आप उस बात को जरा सोचिए। डीएम है क्या हमारा, इस छोटे से एलिमेंट का मास है कि नहीं, छोटे एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का मास है
जिस एलिमेंट का लेंथ कितना है dx। ठीक है, अब गौर करो, हम आपसे दो तीन सवाल पूछते हैं। बोलो पहला सवाल, इस रॉड का लंबाई कितना है? l है। इस रॉड का मास कितना है? कैपिटल M है। तो तुम l लेंथ का जो रॉड है उसका मास जानते हो, जान रहे हो ना, m के। और dx उसी का एक छोटा टुकड़ा है, उसका मास जानना है, dm का वैल्यू जानना है। तो जो एक एक नियम पढ़े होंगे पांचवा छठा क्लास में मैथमेटिक्स में, उसी से निकल जाएगा। आप ध्यान से जरा देखिए, एल लेंथ के रॉड का मास बोलो कितना? बोलो, है कि नहीं? तो बोलो यूनिट लेंथ के रॉड का मास कितना? बताओ, m/। और आपको कितने लेंथ का मास जानना है? dx लेंथ का जानना, कितने लेंथ का? dx का ही नहीं जानना, उसी को ना dm माने हैं। तो इसीलिए dx लेंथ का जो एलिमेंट है उसका मास क्या होगा? बोलिए आप लोग। m/l इंटू, यही तो उसका मास हो गया। और आपने इसी को dm माना हुआ है। पहले जो आप मान लिए थे इस एलिमेंट का मास है dm, यही ना माने थे? उसी dm का मान निकाले तो कितना निकला? m डिवाइडेड बाय l इंटू dx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको कंफ्यूजन है किसी? बोलो, कंफ्यूजन है? तो देयरफॉर dm जो मास है उस एलिमेंट का, वह बराबर होगा m/l इंटू। क्या देख रहे हो कि हमने dm को x के फंक्शन के रूप में व्यक्त कर लिया कि नहीं? अब dm का यही वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रख दिया जाए तब इंटीग्रेशन होगी, तब आप बता सकते। ठीक है, अब आप बताइएगा। f इक्वल टू, यहाँ पर देख, gm इंटीग्रल dm, dm का वैल्यू लिखिएगा आप इतना, दिस इज m/l इंटू डी। ये लिखा dm के जगह, नीचे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, है कि नहीं? मान रख दिए। अब बोलो, ये m और l भी कांस्टेंट है कि नहीं? वो भी बाहर चला जाएगा। तो बोलिए f बराबर क्या? gmm डिवाइडेड बाय एन इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x। अब देना होगा लिमिट, x का कम से कम मान क्या है और x का ज्यादा से ज्यादा मान क्या है। ध्यान से हमने लिखा था पहले, इस रॉड से कम दूरी P पॉइंट का क्या है? D, है ना? और ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या है? L प्लस। तुम जो यहाँ पर एलिमेंट माने दूरी कहा आपने x, यह एलिमेंट अगर A पॉइंट पर मान लिया जाए तो x का मान कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? अरे D हो जाएगा। अगर यह एलिमेंट दूसरे किनारे पर मान लिया जाए तो x कितना हो जाएगा? L प्लस डी। तो यहाँ पर x का मिनिमम मान कितना के बराबर? बोलो, D।
और x का मैक्सिमम मान कितना के बराबर एल। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन है हम उसको d से लेकर कहाँ तक करें, ये लिमिट डाल, लोअर लिमिट हो गया d, अपर लिमिट हो गया एल। ठीक है। अब ये इससे सिंपल कोई इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ऐसा लिखेंगे। लिखेंगे ना? समझ लो तब फिर लिखो। अब देखो इसको अब इंटीग्रेट करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन टी। बोलो क्या होता है। केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि एन -1 नहीं, उसके लिए नहीं, बाकी के लिए है। यहाँ -2, तो एन के जगह पर यहाँ क्या है, -2। फॉर्मूला लगाएंगे, GMM बाय एन। यहाँ देखो एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस। ठीक है। पहले समझ लो तब लिखो। अब ध्यान से देखो, एफ बराबर GMM डिवाइडेड बाय एक्स पर कितना पावर हो गया, -1, -2 और +1, तो -1 हुआ, और नीचे भी -1, तो माइनस, अब -1 है तो हम उसको 1/x लिख, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस अगर आ गया तो लिमिट जब बैठाएंगे तो लोअर को ही पहले, अपर को बाद में, तो -a से हट जाए, ऐसा पड़े हो ना कैलकुलस में। तो एफ बराबर बोलिए क्या लिखिए, GMM डिवाइडेड बाय, पहले लोअर लिमिट बैठा देंगे, 1/d -1/l प्लस, है नहीं। पहले लोअर दे दिया तो माइनस था, अब नहीं तो आप माइनस बाहर करते हैं तब बैठाते, फिर वही बात हो जाती।
अब इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते, जी एम एम डिवाइडेड बाय डी इंटू एल प्लस एलसीएम। देखो यहाँ क्या होगा, डी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा एल प्लस डी माइनस डी, पहले समझ लो तब लिखो, अभी मत लिखो। डी और डी कैंसिल हो गया कि नहीं, डी और डी कैंसिल हो गया, एक जो एल बचेगा वह इस एल से कट गया, है ना। इसीलिए फाइनली एफ बराबर क्या आए, जी इंटू एम डिवाइडेड बाय डी इंटू एल। ये आंसर, आप लोग कोई एल प्लस डी का स्क्वायर बोलते थे, पिछले क्लास में कोई एल माइनस डी का भी स्क्वायर बोला था, है ना। जहाँ आर स्क्वायर होता है वहां देखो क्या आया, डी इंटू एल प्लस डी, है ना। ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोचिए कि इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा क्या बगैर कैलकुलस यूज किए सॉल्व हो सकता है। इसीलिए कैलकुलस की आवश्यकता है फिजिक्स पढ़ने में, या कोई भी जो नेचुरल लॉ है, फिजिक्स क्या है, नेचर के लॉज का अध्ययन है, प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही फिजिक्स है। तो कोई भी जो नेचर का लॉ है वो जो गवर्न होता है वह किसी न किसी मैथमेटिकल रूल से गवर्न, और उसके लिए कैलकुलस बिल्कुल अनिवार्य है, बगैर उसको जाने आप फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यही आवश्यकता न्यूटन को महसूस हुआ और उन्होंने कैलकुलस डेवलप कर दिया, ठीक है। तो कैलकुलस क्यों जरूरी है ये बताया आपको। अब एक्चुअली अगला जो क्लास होगा तो चैप्टर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आपको इंट्रोडक्टरी क्लास, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से आपका इसको पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। तो दिल्ली में रहते हैं ना।